क्या तो तुम लोग भी तो कैमरे में गाड़ी खा के खा रहे हो। कह रहे सर राजू बैठ के देख रहे होंगे हम खा रहे हैं। मतलब आप लोग, मुझे लग रहा है मंदिर का घंटा है, कोई यहाँ से आता है बजा के जाता है, कोई वहाँ से आता है बजा के जाता है। अच्छा भाई मुझे बताइए, लास्ट हम लोगों ने बेटा कहाँ तक पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद है? सॉरी मैं भूल गया था, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आप लोगों को क्या याद होगा। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है क्लास में कोई 2-3 तो पढ़ने वाले होंगे। अब सबको लग रहा होगा वो 2-3 हम ही हैं। लास्ट टाइम अच्छा न्यूट्रल जोन हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसमें फिर क्या हुआ था, हमारी क्लास वो हो गई थी। तो देखते वो फाइल मिलती है अगर तो आपके पास लास्ट टाइम। अच्छा न्यूट्रल जोन के अंदर आप लोगों ने क्या क्या नोट किया था वो मुझे बता दीजिएगा। कुछ भी नहीं तो सिर्फ हेडिंग डाली थी। सर एक टेबल बनाया था लेकिन हमने लिखा था। ठीक है सर, आज उस टेबल को भरते हैं फिर। अच्छा भाई आप लोगों ने कहा एक टेबल बनाया था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के अकॉर्डिंग न्यूट्रल जोन को। तो आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रल जोन को, तो आप लोग मेरे साथ बेटा पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। हेडिंग था न्यूट्रल जोन की हेडिंग है, और न्यूट्रल जोन में बेटा हम लोगों के पास हमें डिस्कस करना है इंटेंसिटी को। सर आदिल क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग को? क्वांटम स्टार्ट हो गया सर, क्यों जल्दी में, मतलब खत्म हो गया? चलिए है तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके पास न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल जोन के लिए हमने एक टेबल बनाया था और उसी टेबल को बेटा ज़रा कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हो नहीं पाया था आप लोगों के पास। तो सबसे पहले बेटा इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। आप लोगों के पास बेटा मैं बता रहा हूँ आपको इसके MCQs भी कैसे आएंगे, पहले आप टेबल में लिख लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? तो सबसे पहले लिखिएगा बेटा, आपके पास पहले कॉलम के अंदर मेंशन करेंगे हमारे पास बेटा, यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास होगा लाइक चार्जेस, और नोट डाउन कीजिएगा बेटा अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस बेटा ज़रा साथ साथ रहिएगा, साथ साथ काम कीजिएगा ताकि कोई मसला ना हो बेटा। और फिर बेटा हम लोग इसको ब्रेक करेंगे लाइक और अनलाइक चार्जेस को। मैं फिर से कहूँगा बेटा साथ साथ रहिएगा, जो टेबल आपने बनाया था उसमें आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करते जाइएगा। लाइक चार्जेस और बेटा अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे, फिर आप लोग इसको फर्दर डिवाइड करोगे बेटा। 2 पार्ट्स में हमने किया था, तो यहाँ पर बेटा 2 पार्ट्स आ जाएंगे। देखिएगा लाइक चार्जेस में बेटा यहाँ पर हमारे पास है इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इक्वल मैग्नीट्यूड्स और नीचे वाले कॉलम में लिखिएगा अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपके पास आएगा इक्वल मैग्नीट्यूड, और फिर बेटा लाइक चार्जेस आपके पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड। फिर इसके बाद बेटा सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इसको भी 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। साथ साथ बेटा नोट कीजिएगा ताकि इसके बाद फिर हम लोग इसके MCQ पर जा सके, कैसे पूछ सकते हैं वो। आपके पास बेटा यहाँ पर फिर से इक्वल मैग्नीट्यूड अनलाइक में भी, और फिर बेटा नोट डाउन कीजिएगा अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो इक्वल मैग्नीट्यूड बेटा और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। बेटा सारे ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, लड़कियों बेटा ध्यान से पहले काम कर लीजिएगा। आपके पास बेटा
इक्वल और लाइक और अनलाइक की बात कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट करते जाइएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं बेटा, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। जब इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं बेटा, तो उनके बीच में नेट इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। एट मिड पॉइंट। लड़कियों साथ साथ बेटा जी नोट कर लीजिएगा, बातें बंद करके पहले काम कर लो। बदतमीजी नहीं करें बेटा, तमीजी करें। नेट इंटेंसिटी 0 होगी इस पॉइंट पर। बेटा हो गया कॉपी? कौन नहीं करने दे रही? ये तो इनकी काउंसलिंग करो, इनको लेके बैठो, ये फिर सुधरेंगे। कोशिश तो कर, तुम सुधार ही नहीं रही हो उनको तो। चलिए भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन है हो चुका होगा। लग रहा है मामा अभी पूरी चार्ज होकर आई है। वो बेचारी युसरा जा रही थी, उसको तुम लोगों ने पकड़ लिया। मामा भी जा रही थी। इसलिए तुम लोग गंजे हो रहे, झूठ बोलते हो तुम लोग। इसके पीछे राज है, किसी का राज भी खोले पड़े भाई। नो पर्सनल अटैक। अच्छा भाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे पहले कि आप लोग जो है वो एक दूसरे के राज खोले और फिर लड़ाइयाँ हो जाए। रिकॉर्डिंग ऑन है, इसमें आ गया होगा। हाँ जी, आप लोगों की कोड लैंग्वेज समझ आती है। असल में आप लोग इसमें डीप जा रहे हैं, तभी तो ऊपर नहीं आ रहे एमसीक्यू करने के लिए। असल में डीप में हम लोग
फातिमा तुम ही इनको कुछ समझाओ कभी। कुलसुम की तो वो नहीं मान रहे, कुलसुम को वो अपने बराबर समझ रहे हैं। अच्छा भाई इसको एक्सप्लेन करें भाई। बेटा ये टेबल आपने याद रखना है न्यूट्रल जोन का, और हमने लास्ट क्लास में ये बात लिखी थी कि न्यूट्रल जोन एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहां पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब आपके पास बेटा नेट इंटेंसिटी 0 है तो आप उसको नाम दे दोगे न्यूट्रल जोन का। गर्ल्स बेटा कंप्लीट हुआ? लड़कों बेटा कंप्लीट है? यस सर। अच्छा आप जरा सुन लीजिएगा बेटा कि आपके पास ऐसा कोई एमसीक्यू आएगा बेटा, तो आपने उस एमसीक्यू के आंसर के लिए ज़रा पहले ध्यान दे दीजिएगा, ये टेबल याद रखना है। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा बेटा इसका एमसीक्यू कैसे आ सकता है, इसके लिए पहले फोकस कर लीजिएगा। हमारे पास बेटा जो हेडिंग है वो हेडिंग है आपके पास न्यूट्रल जोन की। अब न्यूट्रल जोन के अंदर आप देखोगे तो पहले दो पार्ट्स में इसको तोड़ा। आप देखिए आपके पास बेटा लाइक चार्जेस हैं और आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस को फर्दर मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, एक इक्वल मैग्नीट्यूड और एक अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इसके बाद अनलाइक चार्जेस में जाओगे, अनलाइक का मतलब होता है जिनकी डिफरेंट नेचर होती है, उसको बेटा दो पार्ट्स में तोड़ा, इक्वल मैग्नीट्यूड और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अब आप लोग सबसे पहले फर्स्ट केस में चेक कीजिएगा, लाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर आप रखोगे, जैसे दो चार्जेस रखे बेटा और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और दूसरी बात देखिए दोनों के नेचर भी सेम है, अब नेट इंटेंसिटी इनके बीच में 0 होती है। अगर आपसे कहा जाए दो चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा मान लो 5 माइक्रो कूलम है, और आपसे कहा जाए भाई दोनों को बेटा आपने प्लेस किया 10 सेंटीमीटर के फासले पर, तो बताइए नेट इंटेंसिटी कहाँ 0 होगी? तो आप क्या कहोगे? उनके सेंटर में मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर लाइक चार्जेस होंगे और इक्वल अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, तो चेक कीजिए जो पहला चार्ज मैंने बनाया लार्जर चार्ज है और जो दूसरा बनाया वो स्मॉलर चार्ज है। तो अब दोबारा से बेटा इनके बीच में इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन इंटेंसिटी 0 कौन से पॉइंट पर है? तो आप लोग देखें यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने हाईलाइट किया। अब इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो अभी भी आप कहोगे बिटवीन चार्जेस है, लेकिन जो पॉइंट होगा वो अवे किससे होगा? लार्जर चार्ज से। तो आप देखिए लार्जर से दूर है। फिर इसके बाद अगर लाइक चार्जेस की बात करोगे बेटा, सॉरी अनलाइक चार्जेस की बात करोगे, तो इक्वल मैग्नीट्यूड और अनइक्वल मैग्नीट्यूड चेक कीजिए। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड आपके पास है और अनलाइक चार्जेस हैं, तो अब इनके बीच में इंटेंसिटी कहीं 0 नहीं होगी, इंटेंसिटी आउटसाइड 0 होगी, और जो पॉइंट मिलेगा वो कहां पर होगा? इन्फिनिटी पर। और अगर आपके पास बेटा अनलाइक चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो आपके पास जो इंटेंसिटी 0 होगी, अब चेक कीजिए बीच में कहीं 0 नहीं है, बीच में सिर्फ तब 0 होती है जब लाइक चार्जेस आपके पास होंगे, तब बीच में कोई पॉइंट होगा। और अगर अनलाइक होंगे बेटा तो फिर आपके पास बीच में कहीं नहीं होगा, आउटसाइड होगा। और आपके पास यहाँ देखिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो पॉइंट बेटा आपके पास क्या होगा? दोनों के बीच में नहीं होगा, आउटसाइड होगा, लेकिन दूर किससे? अभी भी अवे फ्रॉम लार्जर चार्ज। तो ये आपने बेटा 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। अब इसका एमसीक्यू आपसे कैसे पूछ सकते हैं, पहले टेबल आप लोग याद रखिएगा। अब जब टेबल याद रखोगे बेटा तो इसके एमसीक्यू पर फोकस कीजिएगा कि आपसे एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर बेटा हमने दो चार्जेस को रखा, आप लोग आंसर कीजिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है बेटा। इसका मैग्नीट्यूड है 2q और इसका मैग्नीट्यूड है q, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ पर बेटा उन्होंने आपसे कहा कि ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और आपको 4 पॉइंट्स मार्क करके दे दिए। इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है C, इस पॉइंट का नाम है D, और आपसे पूछा कौन सा पॉइंट है जहां पर नेट इंटेंसिटी 0 होगी। तो आप लोग आइडिया लगाइए और बताइए। यहाँ पर उन्होंने कहा एट व्हाट पॉइंट नेट इंटेंसिटी विल बी 0। तो अब आप बताइए नेट इंटेंसिटी विल बी 0। आपने इनमें से पॉइंट पिक करना है। ऑप्शन ए में पॉइंट ए, ऑप्शन बी में पॉइंट बी, ऑप्शन सी में पॉइंट सी, ऑप्शन डी में पॉइंट डी। अब आप बताइए किसको सेलेक्ट करोगे? डी। अब आपने डी कैसे सेलेक्ट किया? पहले आपने चार्जेस के नेचर को देखा। आपके पास बेटा चार्जेस जो हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस है। दूसरी बात इनके मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो अगर मैग्नीट्यूड अलग है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो फिर बीच में कहीं इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। तो आपको ये पता चल गया बेटा कि जो आपके पास पॉइंट है वो बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता, आपके पास आउटसाइड होगा और लार्जर चार्ज से दूर होगा, तो इसका मतलब ए भी नहीं हो सकता। कौन सा पॉइंट है? डी। तो आप लोग मार्क कर लोगे डी को। समझ पा रहे हो? इस तरह करके ऐसे एमसीक्यू आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कौन से पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी 0 है। तो बेटा इस पॉइंट को नाम देते हैं न्यूट्रल जोन का, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है।
बताइए इसमें कोई मसला? अब ये पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको ये टेबल याद रखना है। अगर आप ये टेबल अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे तो ऐसा कोई भी एमसीक्यू कर सकते हैं। क्लियर? आप टेबल से हटकर एक आपको एमसीक्यू दे रहा हूँ, उसका आंसर निकालिएगा। ये एमसीक्यू नंबर 1 था। अब एमसीक्यू नंबर 2 सारे लिखिएगा और फिर मुझे आप लोग 2 मिनट में आंसर देंगे। तो पहले एमसीक्यू लिख लीजिएगा। एमसीक्यू बेटा आपके पास है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, 2 charges of magnitude 5 microcoulomb and 20 microcoulomb are placed at 30 centimeter from each other। 2 चार्जेस हैं बेटा और दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपके पास गिवन है। पहला 5 माइक्रोकूलम है और दूसरा 20 माइक्रोकूलम है और बेटा दोनों के दरमियान डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा फाइंड अ पॉइंट एट विच नेट इंटेंसिटी इज 0। आइडिया लगाइएगा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर नेट इंटेंसिटी 0 है। ऑप्शन ए में 5 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 आपका पहला चार्ज है। ऑप्शन बी में आ गया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, ये आपका दूसरा ऑप्शन बी हो गया। फिर बेटा आपके पास है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 और फिर आपके पास डी बेटा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। अब आपके पास बेटा ये ऑप्शंस हैं, ये आपके पास ऑप्शंस है। वो कह रहे हैं वो पॉइंट बताइए जहां पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। तो अब जरा देखिए बेटा यहां पर मसला क्या हो रहा है कि अब दूर और करीब वाले से तो नहीं सॉल्व होगा। पहले आप लोग जरा एमसीक्यू लिख लीजिएगा। लाइक है ना? लाइक है आपके पास क्योंकि देखो 5 और 20 दोनों पॉजिटिव है, एक जैसे चार्जेस है, लाइक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो लाइक अनइक्वल चार्जेस है। तो लेकिन आपके पास डी तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, लेकिन हमें एग्जैक्ट चाहिए। देखो अब इस पर आप ऊपर वाली लॉजिक नहीं लगा सकते। ऊपर वाली लॉजिक के लिए तो वो डिस्टेंस पॉइंट मार्क करके दे रहा था, आपने वहां से किया था। अब आपके पास बेटा जब कभी भी ऐसा एमसीक्यू आएगा, क्योंकि ये पास पेपर में भी इस तरह का आया हुआ है और आपकी बुक में भी था, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला आपको सीखना है। अब इस शॉर्टकट फॉर्मूले के लिए आप लोग सारे जरा बोर्ड पर फोकस कीजिएगा। बेटा जब कभी भी डिस्टेंस निकालना हो, पॉइंट निकालना हो, तो पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है शॉर्टकट फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू डी अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर रखेंगे लार्जर चार्ज अपॉन स्मॉलर चार्ज और +1 कर देंगे। ये आपके पास बेटा इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये तब लगाएंगे जब आपसे कहेंगे बेटा आप क्या करो, वो डिस्टेंस बताइए जहाँ पर इंटेंसिटी 0 है। और दूसरी बात याद रखिएगा ये लाइक चार्जेस के लिए, अगर अनलाइक होंगे तो प्लस की जगह -1 लगा दोगे। पहले ये फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल्स टू बेटा d और अंडर रूट, फिर लार्जर चार्ज और फिर नीचे स्मॉलर चार्ज, फिर रूट हटाएंगे +1 करेंगे। याद रखिएगा बेटा ये आपके पास लाइक चार्जेस के लिए है। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा लाइक का मतलब हो गया एक जैसे चार्जेस, सेम नेचर के चार्जेस, तब जाके आप डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। अब आप लोग सारे बेटा जरा सॉल्व कीजिए और ऊपर वाले एमसीक्यू का आंसर जरा इसका निकालिएगा और चेक कीजिए आंसर क्या आ रहा है। आपको डिस्टेंस चाहिए था तो d जो यहाँ पर लिखा है बेटा ये चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस होगा। आप x की वैल्यू निकालो, जल्दी सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। पहला आ रहा है तो हमें भाई हंसला साहब कह रहे हैं पहला आ रहा है 5 सेंटीमीटर, 10 आ रहा है, दूसरा b आ रहा है भाई। बाकी सब भी सॉल्व करें। देखिए आपको x चाहिए बेटा, तो d दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस तो बेटा 30 है। लार्जर चार्ज देखिए, लार्जर चार्ज कितना है बेटा आपके पास 20, स्मॉलर चार्ज क्या है 5 + 1, आप कैंसिलेशन कर दो तो 5 1 और 5 4। अब 4 का रूट बेटा आपको पता है कितना होता है, 2 होता है, तो 30 अपॉन 2 + 1 कर दीजिए। अब 2 + 1 बेटा 3 है, तो 30 अपॉन 3 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 वाला ऑप्शन मार्क करेंगे और बेटा ये ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन बी। तो अब याद रखिएगा बेटा पास पेपर में एमसीक्यू आया हुआ इस तरह का, तो आपने जल्दी से इसको सॉल्व करना है। इसकी लॉजिक भी है, ये तो अगर 10 सेंटीमीटर है और टोटल डिस्टेंस बीच में 20 सेंटीमीटर है, तो ये Q1 यानी
Q1 आपके पास है, Q1 तो 5 है, स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब Q2 से पॉइंट 20 सेंटीमीटर होगा, तो उससे दूर ही है आपके पास, स्मॉलर के करीब है। बताइए बात समझ में आई? ऐसा एमसीक्यू बेटा आपके पास आ सकता है, तो आप लोग बेटा इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपके पास बेटा ये न्यूट्रल जोन के एमसीक्यूज है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको फिर आगे मसला ना हो। मुझे बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है? तो लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने इंटेंसिटी के सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, आपको फॉर्मूलाज भी लिखवाए थे, और ये न्यूट्रल जोन का पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बेटा आगे टॉपिक जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आप लोग हेडिंग दीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा हैं, तो जरा ध्यान से सारे पहले थ्योरी के पॉइंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बेटा सारे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा। अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मुझे बताइए फ्लक्स आप लोग पढ़कर आ चुके फर्स्ट ईयर में, और फ्लक्स आपने पढ़ा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपका चैप्टर था मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा था बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को। कुछ याद आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ध्यान से लिखिएगा। और आप लोगों को बेटा, आप लोगों ने कहा था मैग्नेटिक फील्ड आप लोग पढ़कर आ चुके हैं, सर ने डिस्कस किया था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स याद है? आप लोगों ने कहा ना सर ने पढ़ा दिया था, सेकेंड ईयर में पढ़ाया था। तो आप जरा बताइए जल्दी से, मैग्नेटिक फ्लक्स याद है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू। चलिए गुड, तो नोट कीजिएगा मेरे साथ, पॉइंट बना के लिखते चले जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा बेटा, पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड। अच्छा, जो सीक्वेंस लिखवाऊंगा वो याद करते जाइएगा। फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू फ्लो। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो करना। जैसे अगर पानी का पाइप है, उसमें से पानी फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो आप उसको नाम दोगे वाटर फ्लक्स का। अगर विंडो को खोलते हो तो एयर के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, आप उसको नाम देते हो एयर फ्लक्स का। मुझे बताइए इस वक्त कौन सा फ्लक्स डिस्कस करें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास होता है बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। पॉइंट्स अच्छे से याद करते जाइएगा। तो बेटा फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है किसी भी चीज का फ्लो करना, और इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो करेंगी तो इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज द मेजरमेंट। फ्लक्स की डेफिनेशन है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। It is the measurement of perpendicular lines passing through a small area. बेटा किसी भी स्मॉल एरिया में से जितनी लाइंस परपेंडिकुलर पास हो जाएंगी, आप उसको नाम दे दोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi E इज इक्वल्स टू E इंटू A। ये फॉर्मूला बेटा डब्बे में बंद कर लीजिएगा। बेटा जरा साथ साथ रहिएगा, ध्यान से काम करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख लीजिएगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स से भी कोई पॉइंट आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास से बेटा phi E इज इक्वल्स टू E डेल्टा A। बेटा गर्ल्स और बॉयज आप लोग बताइए इस E का नाम क्या है? एक तो आपने लास्ट क्लास में रखा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इसका एक और नाम भी होता है, इसको लिखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। मैं फिर से कहूंगा, जो पॉइंट्स बता रहा हूं उसको अच्छे से याद करते जाइएगा। E का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और A आपके पास बेटा रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल एरिया को। तो ये A मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है बेटा। A आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है। अब यहां से बेटा अगर आप E को अलग करोगे तो E का एक फॉर्मूला बन जाएगा, और E का फॉर्मूला बना फ्लक्स अपॉन एरिया। E का फॉर्मूला बना फ्लक्स अपॉन एरिया। नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से। E का फॉर्मूला बना फ्लक्स अपॉन एरिया। तो आप इसको डिफाइन कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। गर्ल्स बेटा थोड़ी देर के लिए फोकस कर लें, पॉइंट्स बेटा याद कर लेंगे तो आगे आसानी होगी।
तो आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। मुझे दोबारा से बताइएगा, फ्लक्स बेटा कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? इलेक्ट्रिक। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का फ्लो करना, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू ए स्मॉल एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बेटा? फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। यहाँ पर ई का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसको फ्लक्स डेंसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। बताएं, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अब आप लोग मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। पहले सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, बनाइए जरा जल्दी से। इट्स एसआई यूनिट इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए फ्लक्स का यूनिट। जल्दी से जागे रहिएगा भाई, मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? E इंटू ए। ई इंटेंसिटी है। लास्ट टाइम हमने इंटेंसिटी का बेटा यूनिट लिखा था, आप लोग चेक कीजिए, आपको याद होना चाहिए इंटेंसिटी के यूनिट लास्ट टाइम मैंने लिखवाए थे। और वहां पर अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फोर्स थी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो हमने सीखा था इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। अब एरिया का यूनिट क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो लिखिए फ्लक्स का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बेटा ये बातें अच्छे से याद करते जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं थ्योरी के, तो आपको पता होना चाहिए। इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। और जल्दी से सारे इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए और चेक करके बताइए इसकी डायमेंशन क्या आ रही है। सब आप लोग निकालिएगा बेटा, इसकी डायमेंशन सबको आनी चाहिए। अब आप लोगों ने काफी डायमेंशन निकाली, वोल्टेज की, करंट की, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन जब आप निकाल के आ चुके हो तो जल्दी से इसकी भी डायमेंशन निकालिए। और जिसकी डायमेंशन आ जाएगी मुझे बताइएगा क्या डायमेंशन आई। फ्लक्स की डायमेंशन चाहिए, चेक कीजिए। फ्लक्स की बेटा डायमेंशन चाहिए। आगे सर क्या आई है? कितने आई? ML 2 और क्यूब। अच्छा सॉरी, ML क्यूब E माइनस 3 A माइनस 1। भाई अंदर साहब ने डायमेंशन बताइए, चेक कीजिए। आप लोगों की भी यही आ रही है? यही है, चलिए चेक करते हैं। आपके पास बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या थी बेटा? MLT माइनस 2। मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम था करंट इनटू टाइम, तो A मल्टीप्लाई बाय T। अब आपके पास क्या बन गया बेटा? ML क्यूब बन गया, और ये T ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A -1 हो जाएगा। गुड बेटा, तो ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन। तो अगर कभी एमसीक्यू में डायमेंशन पूछ ली जाए बेटा, तो आप लोग ये याद रखिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। तो जब आप बेटा कोई फॉर्मूला लिखते हो, यूनिट लिखते हो, तो उसके साथ डायमेंशन भी नोट कर लीजिएगा। मुझे बताइए यहाँ तक की बात पे कोई मसला? अच्छा, अब आप लोग बताइए, ये जो ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा, ये तो सिर्फ कब होगा? जब लाइंस एरिया के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। ऐसा ही है। अच्छा, अब आप लोगों ने बेटा मेरे साथ जरा ध्यान देना है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक जब लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर है, और अगर लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो फिर क्या करना है? इसके लिए आप लोग सारे जरा बेटा बोर्ड पर फोकस कीजिएगा, और राइटिंग थोड़ी देर के लिए अब जरा स्टॉप कर दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास बेटा एक एरिया है, तो हमने यहाँ पर एरिया को रखा, सारे बेटा फोकस कर लीजिएगा। हमने अभी ये बात डिस्कस की है कि बेटा फ्लक्स का जो फॉर्मूला आपने लिखा वो तो सिर्फ तब लगेगा जब लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर ना हो तो फिर क्या करना है? उसके लिए ज़रा फोकस कीजिएगा। तो आपके पास बेटा यहाँ पर हमने रखा एरिया। गर्ल्स और बॉयज़ ज़रा फोकस कीजिएगा। जब आपके पास ये एरिया है बेटा, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, उसका नाम होता है वेक्टर एरिया। कुछ याद आ रहा है? एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका नाम क्या है? वेक्टर एरिया। अब यहाँ पर बेटा एक लाइन है जो ऐसे पास हो रही है। अब ये जो लाइन है, मुझे बताइए क्या सर्टेन एंगल बना रही है?
और ये जो एंगल बना बेटा आपने इसको डिनोट किससे किया, थीटा से। अब ये जो एंगल सर्टेन बेटा, ये जो लाइन सर्टेन एंगल बना रही है, आप इसको रिजॉल्व करोगे। तो गर्ल्स बेटा ध्यान दीजिएगा, बॉयज बेटा फोकस कीजिएगा। जब आप इसको तोड़ोगे तो आपके पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे। मुझे बताइए वो दो कंपोनेंट्स कौन से, एक्स एक्सिस पर कौन है, ई कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पर कौन है, ई साइन थीटा। मुझे बताइए बात समझ पा रहे हैं? फिर से बताइए, जो लाइन है वो सर्टेन क्या बना रही है, एंगल। आपने इस लाइन को तोड़ा, इसके कितने कंपोनेंट्स आए, दो। एक आपके पास क्या, ई साइन थीटा, और एक क्या है, ई कॉस थीटा। मुझे बताइए ए के ऊपर एरो है, जब ए के ऊपर एरो होगा तो इसको आपने नाम किसका दिया था, ये आपके पास वेक्टर एरिया होता है, या एरिया वेक्टर भी कहलाता है। तो वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि एरिया पर परपेंडिकुलर होता है। आपको याद आना चाहिए, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो ऐसा वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर है बेटा, उसका नाम क्या होता है, वेक्टर एरिया। दोबारा से बताइए बेटा, गर्ल्स फोकस करते जाओ। आपके पास लाइन पास हो रही है सर्टेन एंगल पर, आपने इसको तोड़ा, कितने कंपोनेंट्स आए, दो। एक कौन है, ई कॉस थीटा, और एक कौन है, ई साइन थीटा। अब आप मुझे बताइएगा, ए के ऊपर एरो लगा हुआ है तो इसका नाम क्या है, वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर कहोगे। और आपके पास बेटा, अब आप लोग बताइए, वेक्टर एरिया एरिया पर परपेंडिकुलर है, ऐसे कहते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जो एरिया पर परपेंडिकुलर हो उसका नाम वेक्टर एरिया होता है। जैसे आप लोग बताइए, अगर ये बेटा आपके पास सरफेस एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बनाओगे, इसका नाम वेक्टर एरिया। अगर आपके पास एरिया को ऐसे रख दूंगा तो आप क्या कहोगे, सर ये इसका क्या है, वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर है जो एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर। इस वक्त जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, उस फिगर में क्या दिखाया, ऐसे एरिया, और इसके परपेंडिकुलर मुझे बताइए कौन सा एरिया है, वेक्टर एरिया हो गया। अब आपके पास जो लाइन है वो सर्टेन एंगल से जा रही है, तो आप लोग इमेजिन करो कि ये बेटा आपके पास कौन है, वेक्टर एरिया, और जो लाइन है वो सर्टेन एंगल पर गई। अब जब सर्टेन एंगल पर गई तो वैसे लाइन बन रही थी, आपने इसको तोड़ा, इसके दो कंपोनेंट्स आए। मुझे बताइए ये वाला कंपोनेंट कौन सा था, ई साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा था, ई कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं ये बात? तो आप लोग मुझे बताइए, अब एरिया के परपेंडिकुलर कौन है, एक तो ई साइन थीटा है वो ऐसे आ रहा है, और एक ई कॉस थीटा है वो ऐसे आ रहा है। तो एरिया के परपेंडिकुलर कौन है, ई कॉस थीटा। साइन थीटा अगर आप कहोगे वो तो ऐसे बन रहा है, समझ पा रहे हैं, वो तो एरिया के क्या है, पैरेलल है। आपके पास बेटा ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बताइए ये बात समझ पा रहे हैं? अब यही कंपोनेंट बेटा फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहूंगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास ई कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, ए से। और बेटा जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई ए, साथ में क्या आ गया, कॉस थीटा। और अगर आप बेटा इसको हटाओगे तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। और आप लोग बताइए ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, अरे जल्दी से बताइए फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये फॉर्मूला बेटा आपके पास किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। तो आप लोग सारे ध्यान दीजिएगा, लास्ट में लड़के हो तुम लोग बातों में लगे पड़े हो, बाद में मसले होंगे भाई। तो आप लोगों के पास बेटा ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। तो आप मुझे बताइए फ्लक्स को डिफाइन क्या करोगे, पहले समझते जाएगा फिर आप लोग इसको एक साथ कॉपी कीजिएगा। हम लोग बेटा इसको डिफाइन क्या करेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट। आप लोग बताइए किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, अरे बताइए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पहली क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और बताइए बेटा दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर एरिया। अब जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो आपके पास यहाँ से एक बात सीखने को मिल रही है कि जो फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। और आप लोग बताइए डॉट का रिजल्ट स्केलर होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब मेरे साथ एक दफा रिव्यू कर लीजिएगा फिर कॉपी कीजिएगा। सबसे पहले बताइए फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस टू फ्लो। फिर आप कह रहे हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, ई मल्टीप्लाई बाय ए। यहाँ पर आपने ई को नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और आपने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को अरेंज करोगे तो ई इज इक्वल्स टू फाई ई अपॉन ए। आपने डिफाइन क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। आपने इसका ऐसे यूनिट बनाया, क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपने इसकी डायमेंशन निकाली, वो क्या आ रही है, ml³ T-3 A-1। फिर आपने कहा कि अगर कोई लाइन सर्टेन एंगल पर जाएगी तो आप क्या करोगे, इसको रिजॉल्व करोगे, दो कंपोनेंट्स आएंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। ये जो एंगल थीटा था ये बेटा ई और ए के दरमियान है, ए के ऊपर एरो लगा है, इसका नाम क्या है,
और बेटा ई इलेक्ट्रिक लाइन है। फिर आपने इसको तोड़ा दो कंपोनेंट्स ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। एरिया के परपेंडिकुलर कौन है? ई कॉस थीटा। फिर आपने कहा जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है वो फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना? ई कॉस थीटा इंटू ए। आपने अरेंज करके लिखा ई ए कॉस थीटा, फिर डॉट लगाया, तो फाइनली कहाँ तक पहुंचे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। क्लियर? अब आप लोग जल्दी से फिगर बनाइए। डायमेंशन तक आपने काम किया था, फिगर बनाइए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा बेटा जी। फिगर बनाइए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तुम लोग लास्ट में पढ़ भी लो थोड़ा सा, सेकंड लास्ट में तुम बातों पे लगे हुए। एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों के एटीट्यूड से होता है भाई। पहले एटीट्यूड होगा तो फिर एप्टीट्यूड होगा। एरिया के ऐसे था ना एरिया। देखो ये आपके पास ये वेक्टर एरिया था, ये लाइन गई थी। अब जब आपने इसको तोड़ा तो इसका एक कंपोनेंट ये है, ये ई साइन थीटा। ये तो देखो एरिया के पैरेलल, ये एरिया ना इसके पैरेलल जा रहे हैं। और फिर ये वाला कंपोनेंट जो था ये कॉस थीटा वाला एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर के तो पैरेलल है वो, एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के पैरेलल है। लड़कियों पढ़ लो, सुन लो। भाई टेस्ट में तुम लोग कोई मसले होंगे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। वहां ये कोई थोड़ी आएगा स्केल देने। नीचे कर, मतलब ऊपर करना था। अच्छा भाई जल्दी जल्दी काम कीजिएगा बेटा। मैंने आपसे पहले का चैप्टर, आपके पास ये बड़ा चैप्टर है बेटा, इसके अंदर नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है। आज कोशिश है इसको फ्लक्स को कंप्लीट करें। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, फिर पोटेंशियल है, फिर कैपेसिटर है, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग है। बड़ा चैप्टर है ये, इसके लिए एनर्जी रखनी है। इसके लिए और किसके लिए एनर्जी आप रखेंगे? ये आज जो है चार्ज होकर आएगी, या तो मुझे लग रहा है नाश्ता ज्यादा किया। कितने बजे से आए हुए आज आप लोग? 2 बजे। सिर्फ 5-6 घंटे की क्लास हुई। एनईटी के टेस्ट लक हो गए ना, क्योंकि वो एमसीक्यू बैंक है। आप जिसकी किस्मत में जो एमसीक्यूज आ जाए। और फिर बाकियों को तो पता है, ये तो अमाल पे भी डिपेंड करता है। तो चले आपके अच्छे आ गए अंदला से। तो वही आप लोगों के पास से लग भी होती है, क्योंकि एमसीक्यू बैंक है ना एनईटी के अंदर, तो सबके अलग अलग एमसीक्यूज आते हैं। कुछ से पूछोगे वो कहेंगे भाई बहुत मुश्किल आए थे, कुछ बोलते हैं बहुत आसान आए थे, कुछ कहते हैं 5 पेपर से आए थे, कुछ कहते हैं 5 पेपर से तो कुछ लगा ही नहीं था। तो आपके पास इस तरह के एमसीक्यू बैंक से आते हैं। वो उसकी बात करो, एनईटी के टेस्ट की बात करो, कैलकुलेशन के हिसाब से। वही ना, ऐसे होता है आपके पास। चले भाई, हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे चले भाई। अब बेटा फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, जल्दी से बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। बेटा गर्ल्स और बॉयज है, फिर से कहूंगा बेटा साथ साथ रहेगा, पॉइंट से याद से नोट करें। जब तक पॉइंट से याद नहीं होंगे आगे एमसीक्यू आप नहीं कर सकते भाई। आगे चलेंगे बेटा। ये फ्लक्स हो गया डॉट प्रोडक्ट दो चीजों का। अब मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा। फ्लक्स की बेटा टाइप्स होती है। सबसे पहले नोट कीजिए मैक्सिमम फ्लक्स। पहले बेटा नोट डाउन कीजिएगा मैक्सिमम फ्लक्स। लड़कियों बस सुन लेते हैं, अब काम कर लो पहले ध्यान से।
साथ साथ नोट कीजिए बेटा, बाद में बातें कर लीजिएगा, घर जाके आराम से एक दूसरे से बातें कीजिएगा। मुझे लग रहा है तुम लोग के घर वाले ना एक दूसरे से बातें करने नहीं देते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आके फिर शौक पूरा करते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स लिखिए, पहला पॉइंट मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, तो नोट डाउन कीजिएगा, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन लाइन्स आर parallel to vector area. Good. Flux will be maximum when lines are parallel to vector area. अगर वेक्टर एरिया के पैरेलल होंगी बेटा तो एंगल की वैल्यू क्या बनेगी, 0 डिग्री। और अब अगर आपके पास एंगल 0 डिग्री बना तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा phi इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा था, तो यहाँ पर बनेगा phi इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है बेटा, तो आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बेटा दूसरा फ्लक्स होगा मिनिमम फ्लक्स। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा बेटा, कब मैक्सिमम हो रहा है कब मिनिमम हो रहा है, पॉइंट्स ध्यान से नोट करते जाइएगा। मिनिमम फ्लक्स में लिखिएगा, फ्लक्स विल बी मिनिमम। बेटा मिनिमम फ्लक्स तब होता है जब आपके पास लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। Lines are perpendicular to area vector। आप परपेंडिकुलर है बेटा तो इसका मतलब है एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो आप लोग अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस 90 रख देंगे, और कॉस 90 आपके पास होता है बेटा 0, तो आपका पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मिनिमम फ्लक्स मीन 0 फ्लक्स है, और फ्लक्स की वैल्यू 0 तब हो रही है जब आपके पास बेटा लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। बेटा गर्ल्स और बॉयज मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से पॉइंट्स लिखिएगा। मिनिमम फ्लक्स के बाद बेटा आपके पास पॉजिटिव फ्लक्स है। मिनिमम फ्लक्स के बाद बेटा आपके पास पॉजिटिव फ्लक्स है। पॉजिटिव फ्लक्स के बारे में लिखिएगा, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव फ्लक्स तब होगा जब आपके पास एंगल की रेंज, एंगल बेटा 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो आपके पास जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स के लिए एंगल 0 या 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, यानी कि अपने पास लिख लीजिएगा एक्यूट एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल पर फ्लक्स बेटा आपके पास होता है पॉजिटिव। फिर नोट डाउन कीजिएगा बेटा नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स में लिखिएगा, फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब एंगल आपके पास बेटा 180 डिग्री हो। नेगेटिव फ्लक्स में लिखिए, फ्लक्स विल बी नेगेटिव। बेटा नेगेटिव फ्लक्स आपके पास तब होगा जब एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी हो और 180 के बराबर या 180 से छोटी हो। तो अपने पास लिख लीजिएगा बेटा, फ्लक्स जो आपको मिलेगा वो नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू बेटा आपके पास 0 कब होगी, फ्लक्स की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम कब होगी, फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा और फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, ये बेटा सारी बातें याद रखिएगा। तो फ्लक्स के टॉपिक को आपको ध्यान से स्टडी करना है, ये सीख लोगे बेटा तो मैग्नेटिक फ्लक्स से मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कॉपी हो गया बेटा। अब आपसे एक सवाल है, लड़कियों और लड़कों जरा पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुझे बताइए बेटा, फ्लक्स का टॉपिक आप लोगों ने जब स्टडी किया था, लड़कियों फोकस कर लीजिएगा, लास्ट में तो उनकी अलग ही मीटिंग चल रही है, तुम लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो? तुम लोग सारे बैठ के बातों में लगे हुए हो, तीनों पढ़ लो ध्यान से, बाद में बातें कर लेना, बाद में बहुत टाइम मिलेगा भाई। पॉइंट्स आपके पास निकल गए, एमसीक्यूज बेटा नहीं होंगे। और याद रखिएगा एमसीक्यू का रट्टा नहीं लगता, एप्टीट्यूड में बेटा कहीं से कुछ भी आ जाता है।
तो अब आप लोगों के पास बेटा ये टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सवाल ये थ्योरी क्लास में फ्लक्स पढ़ा क्यों था, ये टॉपिक क्यों पढ़ा था, सवाल ये सिलेबस में था। गुड, ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, इसका गला ही दबा दो, मैं तो कह रहा हूं। आपके पास भाई एक आंसर आया सिलेबस में था, इसके अलावा और इसके अलावा और इसके अलावा मजबूरी थी। वेरी गुड, हो गया। अब मुझे बताइए, अगर आपसे सवाल ये करता हूं बेटा पॉजिटिव चार्ज में से लाइंस निकलती है, लास्ट टाइम पढ़ा था माइकल फेराडे साहब ने बताया। अब मुझे बताइए अगर मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है तो इसमें से कितनी लाइंस निकलेंगी, सवाल ये है। एक, गुड, वो कहता हर तरफ लाइंस निकलेंगी, तो इसका मतलब 1 कूलम के चार्ज में से 1 लाइंस निकलेंगी। अरे 1 कूलम के चार्ज में से कितनी लाइंस निकलेंगी, कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास चार्ज बेटा 2 कूलम का हो, कितनी लाइंस निकलेंगी, इसके डबल, वेरी गुड। और अगर 3 कूलम का हो तो इसके ट्रिपल, गुड। और 1 कूलम का हो तो डबल को हाफ कर दे, वेरी गुड, हो गया। ये ज्यादा पढ़ने के बाद ऐसे ही होता है बेटा, इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ पर 2 बजे से पढ़े रहे हैं। तो अब आपके पास बेटा 1 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का चार्ज, कितनी लाइंस ओरिजिनेट करेगा, तो इसके लिए एक डेरिवेशन की थी, याद कीजिए। और उस डेरिवेशन में आपने फ्लक्स निकाला था। छोड़ दे बेटा, आप लोग फिर से चेहरे ही बनाएंगे। आप लोगों के पास याद कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से लाइंस निकल रही थी बेटा, और आपने उन लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको एक स्फीयर में बंद किया था। और स्फीयर में बंद करने के बाद फिर आपने बेटा इस पूरी सरफेस के छोटे छोटे पार्ट्स किए थे, ऐसा कुछ याद आ रहा है। और छोटे छोटे पार्ट्स करने के बाद हर पार्ट का फ्लक्स निकाला था, और जब सारा फ्लक्स निकाला था तो उस फ्लक्स का एक फॉर्मूला बना था, और वो आपके पास था Q/ε0। पॉइंट लिखिए, छोड़िए पॉइंट लिखिए, दिमाग पे जोर मत डालिए भाई, डेरिवेशन की थी नालायकों, तुम लोग को याद आना चाहिए। क्या कह रही हो, ये पढ़ा इसलिए था ताकि आप ये चेक कर सके कि किसी भी चार्ज में से कितनी लाइंस निकलती हैं। जैसे 1 कूलम का चार्ज है, कितनी लाइंस निकालेगा, 2 कूलम का चार्ज है, कितनी लाइंस निकालेगा। आप लोगों के यहाँ तो आसानी से निकल रही है, 1 कूलम के चार्ज में से 1 लाइंस निकल रही हैं। तो लिखिएगा भाई लोग, आप लोगों के पास बेटा पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। हमारे पास बेटा डेरिवेशन थी फ्लक्स ऑन अ क्लोज स्फेरिकल सरफेस, flux on a closed spherical surface is, बेटा closed spherical surface पर फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, नोट डाउन कीजिएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। बेटा ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब आपसे कोई कहेगा 1 कूलम का चार्ज है, कितनी लाइंस निकलेंगी, तो गर्ल्स और बॉयज आंसर कीजिएगा। 1 कूलम के चार्ज में से 1/ε0 लाइंस निकलेंगी। अगर 2 कूलम का चार्ज है तो कितनी लाइंस निकालेगा, 2/ε0। मुझे बताइए ε0 की वैल्यू फिक्स है, अरे ऐसे ही है। ε0 का नाम क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू फिक्स है, आप यहां पर रखिएगा, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 1 कूलम चार्ज कंटेन, 1 कूलम चार्ज ऑरिजिनेट्स, 1 कूलम चार्ज ऑरिजिनेट्स 1/ε0 लाइंस। तो बेटा ये पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्लक्स का टॉपिक आपने इसलिए पढ़ा था ताकि आप ये चेक कर सके किसी भी चार्ज में से कितनी लाइंस निकल रही हैं। और बेटा आपने ये फिर डिसाइड किया कि 1 कूलम के चार्ज में से 1/ε0 लाइंस निकलेंगी। मुझे बताइए ऐसा कुछ याद आ रहा है, ε0 की वैल्यू मुझे बताइए जरा जल्दी से, क्या थी, सब लिखवाया था 8.85 एक्सपोनेंट -12, यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा याद रखिएगा ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है। अब मुझे बताएं यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो ये बेटा आपके पास 1 कूलम के चार्ज में से कितनी लाइंस निकल रही हैं उसका जवाब भी आ गया। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा गॉसेस लॉ। नाम सुना 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 सा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है अभी आप लोगों को सारा जमाना ही सुना सुना सा लग रहा है। एनर्जी रखे यार, आप लोग जवान लोग हैं, इतनी जल्दी थक जाते हैं आप लोग, बुढ़ापे में क्या करेंगे।
क्या करेंगे? बुढ़ापे तक कह रही उससे पहले ही पढ़ जाएंगे। वेरी गुड हो गया। तो ये फिर पढ़ क्यों रहे आप लोग? जिंदगी गुजारने के लिए। टाइम नहीं पास हो रहा तो इसलिए पढ़ रहे हैं आप लोग। भाई मैं बता रहा हूँ, आप लोग हो गए बेटा पागल। आप लोग एक लॉन्ग ट्रिप पर जाएं, फ्रेश होकर आए, जिंदगी से बेजार। पहाड़ों पे जाना ना, इनको भी किसी पहाड़ के नीचे दे दीजिएगा, ये 2 दिन ले जाइएगा। हाँ वो अच्छा इलाका है। तो आप लोगों के पास भाई, आप लोग फ्रेश होकर आए, आप लोगों को बहुत जरूरत है। और कुछ को तो जरूरत है हैदराबाद से होकर आने की, ना मिले तो करीब से वो आइएगा। अच्छा भाई, गॉसेस लॉ पहले लिखते जाइएगा, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। पहले सिर्फ लिखने का काम कीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले लिखिएगा बेटा। मुझे लग रहा है ये आप लोगों को ब्रेक नहीं मिला है ना, आप लोग कंसेक्यूटिव पढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा होगा। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ पेपर्स के बाद भी ब्रेक नहीं मिला, आप लोग कंसेक्यूटिव पढ़ रहे हैं बेचारे, पढ़ पढ़ के पढ़ ही गए। किसने कहा था मेडिकल लो? और क्या कहा होगा? और इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग का किसने कहा था? अब्बू ने। हमने तो, मुझे लग रहा है कोई आमद हुई है इसके बाद जो तुम रुक गए हो कबीर साहब। हमारे स्कूल में जो है ना मेडिकल पढ़ाया ही नहीं जाता था। मतलब वो तो बदतमीजी कर रही हो तो। कंप्यूटर पे हो गया। एक ही साथ पढ़ रहे हैं आप लोग। तो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, मेडिकल नहीं पढ़ाते थे वो। सर वो बोलते थे कंप्यूटर का स्कोप है, वो लोग फिर आगे जाकर काम आएगा ये, मेडिकल की केस नहीं है। और फिर आगे जाके उन्होंने क्या कहा? टीचर नहीं था ना सर। तो तुम यहाँ से ले जाते टीचर। मतलब आप लोगों के स्कूल में जो टीचर नहीं होता था वो सब्जेक्ट वो मिटा ही देते थे। कोई बात नहीं, तुम्हें देखो ये जो बाकी बैठे हुए इन्होंने तो पढ़ा, इससे हौसला मिलना चाहिए। भाई मेडिकल वाले तुम लोगों ने क्या डॉक्टर वॉक्टर बनना भी है क्या? नहीं। ये अब्दुल्ला ने गुस्से में बोला है। डॉक्टर बनना है लेकिन बायो नहीं पढ़ा स्कूल ने। वो एक्सपीरियंस बाद में आया। किसने कहा है? सर शकील ने, सर उदील ने। अच्छा भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने छाप लिया होगा ये। क्या कह रहा था वेश, क्या कह रहा था? मैंने कहा आप लोगों की आवाजें आ जाए रिकॉर्डिंग में। इसमें नहीं आती तुम लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह क्या देखते हो नहीं देखते हो? एंटरटेनमेंट हो रही होती है। नहीं, आवाजें आती हैं, रिकॉर्ड हो रहा है।
कौन सी आवाज है इन लोग की? लड़कियों लास्ट से बेटा आप लोग की आवाजें आ रही नहीं बोलो, आप लोग की आवाजें आ रही, वो बोल रहे रिकॉर्डिंग में आवाजें आ जाती है। एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से उनकी आवाजें आ रही है। हो गया कंप्लीट? कितने कॉपी कर रहे हैं मुझे ये बता दीजिएगा। इतने सारे लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं, उसमें एक सिमरा और दूसरी भी सिमरा ही है। अच्छा बेटा आप लोगों के पास है, यहां पर ध्यान देंगे गॉसेस लॉ। चलो भाई लड़कियों और लड़कों जरा ध्यान दे दीजिएगा बेटा, ये असल में आप लोगों की पुरानी बुक में था गॉसेस लॉ का टॉपिक, और नई बुक में बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन बाकी बोर्ड्स में तो इसीलिए आपको कवर अप जरूर करनी है इसको, ठीक है। तो आप लोगों के पास बेटा गॉसेस लॉ है, पहले आप लोग जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। मेरे साथ जरा रीड कीजिएगा बेटा, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी है, फ्लक्स ऑन अ, जरा फोकस कर लीजिएगा, फ्लक्स ऑन अ क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस। पहले याद रखिएगा कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए पहली बात, और दूसरी बात बेटा हाइपोथेटिकल सरफेस है। हाइपोथेटिकल का मतलब है किसी भी तरह की शेप हो सकती है, इसके लिए आप लोग टर्म यूज करते हो बेटा हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो पहली बात याद रखिएगा क्लोज है, दूसरी बात हाइपोथेटिकल है। अब इस फिगर पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो फिगर बनाई है इसमें ये आपके पास एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है और आपने इसमें मल्टीपल चार्जेस को रखा। मुझे बताइए पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, और लास्ट चार्ज को आपने डिनोट किससे किया, Qn से। मुझे बताओ ये बात समझ पा रहे हो, मल्टीपल चार्जेस नजर आएंगे। अब आपने मल्टीपल चार्जेस की वजह से फ्लक्स निकालना है, तो बेटा इसके लिए पहले याद रखिएगा कि हमने ये माना कि हर एक चार्ज एक स्फीयर में बंद है। अगर हर एक चार्ज बेटा एक स्फीयर में बंद होगा तो मुझे बताइए पहले का फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे का फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरे का फ्लक्स जल्दी से बताइए किसके बराबर, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए टोटल फ्लक्स निकालोगे तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर है बेटा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi n। चेक कीजिए टोटल फ्लक्स जब आप निकाल रहे हो तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सब में से कॉमन बताइए क्या आ रहा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। अब इन सारे चार्जेस को सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, टोटल चार्ज इनक्लोज। टोटल चार्ज इनक्लोज को किससे डिवाइड कर रहे हो, एप्सिलॉन नॉट से। तो मुझे बताइए क्या ये क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स आ गया। तो आप लोग स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा था, फ्लक्स ऑन अ closed hypothetical surface is equals to total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। आगे क्या लिखा, irrespective of charge distribution। बेटा टेस्ट में आपके पास ये स्टेटमेंट आ सकती है और आपसे पूछ लेंगे लॉ का नाम बताइए, तो इस लॉ का नाम क्या है, गॉसेस लॉ। दूसरी बात बेटा आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी वो आपसे पूछ सकते हैं। मुझे बताए दो बातें समझ आ गई, गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट याद रखिएगा और मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, साथ साथ रहेगा छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। हमारे पास हेडिंग है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। आप मेरे साथ साथ ही लिखते चले जाइएगा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। बेटा गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस है जो आपको कवर अप करनी है, तो सारे बेटा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से नोट करते जाइएगा। हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। पहला पॉइंट लिखिएगा, गॉसेस लॉ को यूज क्यों करते हैं, तो नोट डाउन कीजिएगा बेटा, गॉसेस लॉ इज यूज्ड, साथ साथ रहिएगा, गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। Gauss's law is used to calculate electric intensity at any point due to multiple charges। अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है तो याद रखिएगा हम लोग यूज करते हैं बेटा गॉसेस लॉ को। तो अगर कभी एमसीक्यू में पूछा जाए गॉसेस लॉ को क्यों यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पहली एप्लीकेशन की हेडिंग दीजिएगा, पहली एप्लीकेशन बेटा हमारे पास है इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, मैं फिर से कहूँगा साथ साथ रहिएगा और आपने बेटा बस इनके रिजल्ट्स याद रखने, कोई फर्दर डिटेल नहीं आती, लेकिन जो पॉइंट्स बताऊंगा बेटा वो याद रखिएगा।
बेटा गर्ल्स और बॉयज जरा साथ साथ रहिएगा बेटा। इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, इसके लिए बेटा आपने कंडीशन नोट करनी है अपने पास। हमारे पास बेटा एक शेल है और शेल कह लीजिए, स्फेयर कह लीजिए, और इस स्फेयर पर बेटा हमारे पास चार्ज है। लड़कियों बस बेटा बातें बंद करके साथ साथ काम कर लो। लिखिए अपने पास पॉजिटिव चार्ज। इस स्फेयर का रेडियस ए है, ए को नाम दे दीजिएगा। ए आपके पास रेडियस ऑफ स्फेयर है। ए यहां पर रेडियस ऑफ स्फेयर है। आपको रिजल्ट्स याद रखना है, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, बार बार कह रहा हूं बेटा। रिजल्ट्स ध्यान से लिखिएगा। ए रेडियस ऑफ स्फेयर है, ए का नाम है बेटा रेडियस ऑफ स्फेयर। अब बेटा 3 पॉइंट्स पर इंटेंसिटी निकालते हैं डेरिवेशन में। पहले बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस से बाहर R इज ग्रेटर देन A। R क्या है इसको डिस्कस कर रहे हैं, मुझे बताइए। पहले फिगर बना ली। अब आप लोग सारे जरा बोर्ड पर देखिएगा, इसके बाद इसको लिखेंगे। अब इसे बोर्ड पर फोकस कीजिएगा, इसके बाद आप लोग सारी बातें लिख लीजिएगा बेटा। पहला पॉइंट आपके पास असल में कंडीशन ये है कि एक स्फेयर है, जैसे फुटबॉल होता है ऐसे मान लो मेटल का स्फेयर है, और आपने फुटबॉल की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज को रखा। आप पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी निकालते हैं। पहला जो पॉइंट होता है बेटा वो सरफेस से बाहर है, और सरफेस से बाहर जो पॉइंट है यहाँ कहीं होगा। आप इसको जरा इमेजिन कीजिएगा, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। अब ये जो पॉइंट है बेटा ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर होगा, और इस डिस्टेंस को डिनोट किससे किया, R से। फिर अगर आपको इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन होती है वो आपने नहीं देखनी है। बस इस पॉइंट पर ऐसे याद रखिएगा, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और जब गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो फिर हम टोटल फ्लक्स उस पर कैलकुलेट करते हैं। और बेटा आफ्टर डेरिवेशन हमारे पास फ्लक्स के बाद इंटेंसिटी आती है, और उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो आउटसाइड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब आप लोग बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या खुद K के बराबर होता है? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। तो MCQ जब कभी भी आएगा वो आपको कहेंगे एक चार्ज है, मतलब एक स्फेयर है, उस पर हमने चार्ज दे दिया 5 माइक्रोकूलम, और आपसे कहेंगे इसके स्फेयर से बाहर आपके पास एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर के फासले पर, वहां पर इंटेंसिटी निकालो। तो आप लोग मुझे बताइए फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो मुझे बताइए जो पहला पॉइंट है वो हमने क्या मेंशन किया, आउटसाइड द सरफेस है। ये जो R है ये डिस्टेंस है पॉइंट का, और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर इसके बाद बेटा दूसरा जो पॉइंट होता है वो आपके पास होता है एट सरफेस। आप लोग लिखिएगा नहीं, अभी सिर्फ बोर्ड पर देखिए, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज को याद करना है। एट सरफेस, बेटा जब सरफेस पर इंटेंसिटी निकालते हैं तो सरफेस पर पॉइंट जब लोगे तो वो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस और आपके पास रेडियस दोनों तकरीबन सेम होंगे। असल में जब सरफेस पर पॉइंट लेते हो बेटा तो कंडीशन कुछ ऐसे होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सरफेस वाला जो पॉइंट है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब सरफेस पर जो पॉइंट होगा बेटा वो एग्जैक्टली सरफेस पर नहीं होता, बल्कि सरफेस के बहुत करीब होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट बनाया, अब आप चेक कीजिए पॉइंट का जो फासला है सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है, R है। अब जरा मुझे बताइएगा R और A अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए। और बेटा जब आप यहाँ पर इंटेंसिटी निकालते हो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब बताइए एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बचा आपके पास सिग्मा। इस सिग्मा का नाम क्या होता है, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा ये आपको रिजल्ट्स याद करने हैं क्योंकि एमसीक्यू में आते हैं। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया। जब आप चार्ज पर यूनिट एरिया निकालोगे तो ये आपके पास कहलाता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है।
तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो बेटा ये डेफिनेशन भी आप लोग याद कर लोगे। मुझे बताएं बात समझ पा रहे हैं? तो पहले इंटेंसिटी कहाँ पर है बेटा? आउटसाइड। आउटसाइड फॉर्मूला क्या है? KQ अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी इंटेंसिटी कहाँ निकाली? सरफेस पर। सरफेस पर बेटा क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर सिग्मा का फॉर्मूला बनाओगे तो आप क्या कहोगे? सर सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A होता है। फिर इसके बाद बेटा जो तीसरा पॉइंट है वो आपके पास होता है इनसाइड। इनसाइड द सरफेस अगर आप बात करोगे तो इनसाइड आपके पास बेटा R इज लेस देन A होगा। और अगर R इज लेस देन A है तो पहले इमेजिन कीजिए इनसाइड अगर आप पॉइंट बनाओगे तो आप पॉइंट बेटा यहाँ पर नहीं है बल्कि इनसाइड आ गया। अगर इनसाइड पॉइंट होगा तो गर्ल्स और बॉयज जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ कहीं पॉइंट है। अब ये पॉइंट P है और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। चेक करो R कम हो गया किससे? A से। तो इनसाइड का मतलब है R इज लेस देन A। और जब इनसाइड इंटेंसिटी बेटा हम लोग निकालते हैं तो उस इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आती है? 0। तब आप लोगों ने तीन फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। बताइए आउटसाइड क्या है? KQ अपॉन आर स्क्वायर। फिर सरफेस पर क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड क्या है? 0। बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब जल्दी से तीनों रिजल्ट्स लिख लीजिएगा। तो बेटा आपको कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता MCQ कहीं से भी आ जाएगा। तो जल्दी से बेटा आप लोग स्फेयर बनाइए, A रेडियस लिखिए और तीनों रिजल्ट्स लिख लीजिएगा। जल्दी से बेटा कंप्लीट कर लो। चार्जिंग उसकी बैटरी थोड़ी कम हुई है क्या? नहीं, थोड़ी सी हो गई है। तो आज तुमने ऐसा खाया क्या है? कुछ नहीं खाया है? हो गया? हाँ भाई हो गया। तो आप लोगों के पास बेटा ये पहली एप्लीकेशन थी जिसमें आप लोगों ने तीन फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इसके बाद बेटा इसकी सेकंड एप्लीकेशन की भी हेडिंग डाल दीजिएगा और सेकंड एप्लीकेशन भी बेटा साथ साथ नोट कर लीजिएगा। सेकंड एप्लीकेशन आपके पास है इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। सिर्फ रिजल्ट से याद रखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कोई फर्दर डिटेल नहीं देखनी है। तो नेक्स्ट आपके पास है बेटा इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। बेटा सेकेंड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट।
तो मेरे साथ साथ बेटा इसको नोट कीजिएगा ध्यान से सारे। आप लोग बनाओगे बेटा एक शीट जो कि इनफाइनाइट साइज की होगी, लेकिन अभी इस वक्त जो हम लोग दिखाएंगे वो फाइनाइट साइज की शीट है। ड्रॉ कीजिएगा, इसमें शीट दिखाइए। हमारे पास बेटा एक शीट है जिसको प्लेस करेंगे, इनफाइनाइट साइज की होगी, लेकिन इस वक्त हम लोग बनाएंगे फाइनाइट साइज की। ड्रॉ कीजिए अपने पास बेटा। इनफाइनाइट शीट का मतलब होता है जिसके कोई कॉर्नर्स ना हो। यहाँ पर आप फाइनाइट साइज की शीट दिखाइए। सारे बेटा नोट कर लीजिएगा, साथ साथ पहले शीट बनाइए। और बेटा इस शीट पर चार्ज रखिएगा। हम जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अपने पास दिखाओ बेटा, पॉजिटिव चार्ज को आप लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और आप बेटा पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और यहाँ पर इंटेंसिटी निकालने के लिए बेटा हम लोग यूज़ करते हैं गॉसियन सिलेंडर को, और उस गॉसियन सिलेंडर को शीट में से पास करते हैं। ठीक है, तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, गॉसियन सिलेंडर है और ये सिलेंडर शीट में से पास हो जाएगा। तो आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी। तो आपने सिलेंडर को शीट में से पास किया। अब जैसे ही बेटा सिलेंडर को शीट में से पास करोगे तो फिर आप इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करते हो, और आपके पास जो रिजल्ट आता है, मैं फिर से कहूँगा हमें वो रिजल्ट ही याद रखना है। तो जैसे ही बेटा आप लोग इसको शीट में से पास करोगे तो कुछ चार्ज इसके अंदर इनक्लोज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो दोनों साइड्स पर जाएंगी। और आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर आपके पास बेटा ये डिटेल में आता है एप्टीट्यूड में तो मैं इसके साथ डिस्कस करता, लेकिन आप लोगों ने अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जब आपके पास कोई एमसीक्यू आएगा बेटा जिसमें जिक्र होगा इनफाइनाइट शीट का, तो इनफाइनाइट शीट के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें कहानी है तो, लेकिन डिस्कस नहीं करनी है, पूछा नहीं जाता उसमें। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाता है। लेकिन ये बात नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला तब लगता है जब शीट के एक साइड पर चार्ज होगा, वन साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब शीट के एक तरफ चार्ज है बेटा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये लगेगा, वन साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर नोट कर लीजिएगा अगर दोनों साइड्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बेटा बोथ साइड्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बोथ साइड्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ साइड्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा फॉर्मूला याद करते जाइएगा। वन साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और अगर टू साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा तो फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। अब इसके बाद बेटा तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन इसकी होती है इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली, इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। बेटा ध्यान से नोट कीजिएगा, लास्ट एप्लीकेशन है। इसमें बेटा हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, तो हम लोग यहाँ पर शो करेंगे, और एक दूसरे के बेटा पैरेलल रखने के बाद ये चीज़ शो कर दीजिएगा, दोनों पर चार्ज ऑपोजिट है। पहली प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर चार्ज है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा ट्रैवल करेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो माइकल फेराडे साहब ने फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया था। तो दिखाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब बेटा आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जब इंटेंसिटी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला भी होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी पूछेंगे बेटा तो आप याद रखिएगा ये इंटेंसिटी आपके पास होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
चलिए बताइए, बात समझ पा रहे हैं? तो एक आपके पास बेटा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद बेटा गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ के बाद बेटा इसकी क्या हो गई, एप्लीकेशंस हो गई। तो मुझे बताएं यहाँ तक की बात में पहले कोई मसला? तो इसको यहीं तक रखें, बाकी पिक्चर्स बाकी फिर इंशाल्लाह कमिंग क्लास में डिस्कस करते हैं। सर ये कवर हो जाएगा एमडी कैट को नजदीक ही होता है। एमडी कैट तो नजदीक का। हाँ, तो तुम लोग का भी ये है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, सर करवा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो सेकेंड ईयर के मेन यही है आपके पास, बड़े इंडक्शन होगा, एक इंडक्शन उन्होंने करवा दिया था, मैग्नेटिज्म करवा दिया था, तो बस वो हो गया। तो एसी सर्किट छोटा है एमडी कैट के भी हिसाब से, और एटॉमिक न्यूक्लियर भी छोटा है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो वो नहीं करवा रहे, अभी करवा रहे हैं। क्या क्या पढ़ा है? लास्ट क्वांटम पढ़ी है, ऑप्टिक्स का